हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल। विषय का नाम है भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन 1। लेसन 1 का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पहले इससे जानने से पहले हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी किसे कहते हैं? भूगोल क्या है? तो भूगोल वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप कहने का मतलब हो गया कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, समुद्र, वन, वन्यजीव, खनिज, मृदा यानी मिट्टी, जल आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल यानी भूमि, भू यानी भूमि, यानी भूमि पर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, समुद्र, वन, वन्यजीव, खनिज, मृदा, जल, इसके बारे में पढ़ना ही भूगोल कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी किन्हें कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एराटोस्थनीज को। एराटोस्थनीज को भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। अब आइए हम लोग लेसन की ओर बढ़ते हैं, संसाधन एवं विकास। सबसे पहला सवाल है, संसाधन किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि चूंकि हम मानव हैं, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, यानी ज़रूरत होती हैं। जिन जिन चीज़ों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हें ही संसाधन कहा जाता है। यानी बोलेंगे कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे संसाधन कहते हैं। हम मानव हैं, हमको जिंदा रहने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, और उसकी पूर्ति जिन जिन चीज़ों से होती है, उन्हें ही संसाधन कहते हैं। जैसे में पशु, पक्षी, कलम, किताब, मृदा यानी मिट्टी, खनिज, जल, ऊर्जा, कोयला इत्यादि। संसाधन वो हर एक चीज़ होते हैं, या फिर पदार्थ होते हैं, या वस्तु होते हैं जो हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। अब एक महान वैज्ञानिक जिमरमैन, इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये आपके मैट्रिक यानी क्लास 10th में एग्जाम में जरूर पूछता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किनका है? तो राइट आंसर हो जाता है जिमरमैन। अगला टॉपिक हमारा है संसाधन के प्रकार। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो संसाधन के अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछे, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग याद रखते हैं 2। पहला जैव और दूसरा अजैव। जैव कहने का मतलब सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे, जितने भी सजीव हैं, वह सब जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अजैव कहने का मतलब निर्जीव वस्तु या पदार्थ। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? 2, एक जैव और दूसरा अजैव। जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब जीवमंडल कहने का मतलब सभी सजीवों से प्राप्ति होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मानव, पशु, पक्षी, मछली, फल, फूल, तना, जड़ इत्यादि। पेड़ पौधा भी एक प्रकार का सजीव होता है। अगला है अजैव संसाधन। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव पदार्थों से होती है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे बेंच, कलम, कॉपी, पंखा, कोयला, ऊर्जा इत्यादि। यह सब बनाया जाता है निर्जीव वस्तुओं से, इसमें कोई भी जान प्राण नहीं होता है, तो वैसे संसाधन को ही अजैव संसाधन कहा जाता है। अब पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार में उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। इसके भी आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक नवीकरणीय,
एक अनवीकरणीय। पहले हम इसके बारे में जान जाएंगे कि नवीकरणीय संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे लकड़ी, एक बार लकड़ी को जलाने के बाद इसका दूसरा बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन नवीकरणीय संसाधन जैसे प्लास्टिक एक बार यूज होने के बाद दूसरी बार भी यूज कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पवन यानी हवा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, हवा इत्यादि। ये सब को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसे एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयला, पेट्रोल एक बार जल जाए तो उसको दोबारा पेट्रोल प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। डीजल, किरोसिन, मोबिल, कपड़ा, अनाज। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बोले कि यदि आप मान लीजिए, ये बस एग्जाम्पल है कि यदि आप दूध से दही बनाते हैं तो क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? तो दूध से दही बनता है मगर दूध से दही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यही अगर कोई वस्तु में बात होगा तो उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और यदि उसे प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अब संसाधन के प्रकार हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर, यानी उस पर अधिकार किसका होता है उसके आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक या सामाजिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में इस संसाधन पर अधिकार किसी एक व्यक्ति यानी निजी व्यक्ति पर रहेगा, और सामुदायिक कहने का मतलब समाज के लोगों का अधिकार रहता है। समाज के लोगों का अधिकार रहता है। बात करें राष्ट्रीय संसाधन पर तो इस पर पूरा एक राष्ट्र यानी किसी एक देश का अधिकार रहेगा, और अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी राष्ट्रों का अधिकार रहेगा, यानी इस पर किसी भी देश शामिल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, व्यक्तिगत संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति या निजी का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मोबाइल किसी एक आदमी का होता है, कलम, कॉपी ये सब पर्सनल होता है, यानी व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। अगला है सामुदायिक या सामाजिक संसाधन। इसमें सामुदायिक है यानी समाज के लोगों का। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समाज या समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक या सामाजिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, महाविद्यालय, गिरजाघर, गुरुद्वारा, अस्पताल, ये सब समाज के लोगों के लिए है। इस पर अधिकार समाज के लोगों का है, इसलिए इसे सामुदायिक या सामाजिक संसाधन कहते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी देश या राष्ट्र का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी भी देश, कोई एक देश, जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वन, वन्य जीव, आर्थिक क्षेत्र, ये सब पर अधिकार पूरे देश भर का होता है, यानी कि बिना सरकार के मर्जी से आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल दैट ले लीजिए कि अगर सरकार के द्वारा कहीं भी सड़क मार्ग बनाया गया है तो हम लोग टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? बिना दिए हुए टैक्स अगर जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो फाइन लग जाता है। तो यही का नाम है कि उस रोड पर राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि उस पर पूरा देश का एक अधिकार है। लेकिन यही हम कहेंगे नली गली, जो गांव का होता है नली गली, उस पर अधिकार होता है सामुदायिक। यह जो अधिकार है यह कैसा अधिकार है? सामुदायिक, यानी समाज के लोगों का है। समझ में आ गया? अब हम लोग जानते हैं चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन का अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सागर, महासागर, ये सब पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा चलाया जाता है, इसलिए
इस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। अगला पढ़ना है संसाधन के विकास के आधार पर प्रकार। तो विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित कोष संसाधन। आइए पारी इन चारों के बारे में जानेंगे। पहला संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन इनका अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया। वैसे संसाधन को संभावी कहने का मतलब वैसा संसाधन जो संभावना है कि वो धरती पर हैं मगर इसका उपयोग नहीं हुआ हो। जैसे भारत के पश्चिमी भाग में पवन और सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावना है लेकिन अभी तक इनका उस स्तर पर उपयोग नहीं हुआ है। अगला है विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और वर्तमान में उनका उपयोग किया जा रहा है। विकसित कहने का मतलब हो गया कि वैसे संसाधन जिसके बारे में हमें पता है, उसका जांच हो चुका है और उसका उपयोग भी हो रहा है, तो उसे विकसित संसाधन कहते हैं। इसका आधार क्या है? तो इनका विकास तकनीकी स्तर और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और लौह अयस्क जिनका हम वर्तमान में व्यावसायिक रूप से उपयोग कर रहे हैं, ये सब निकल चुका है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं और इसका उपयोग भी करते हैं, इसलिए यह विकसित संसाधन के अंतर्गत आएगा। तीसरा है भंडार संसाधन यानी स्टॉक रिसोर्सेज। वैसा संसाधन जिसे जमा करके रखा जाता हो, जैसे पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, उन्हें भंडार कहा जाता है। जैसे जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनने की क्षमता है लेकिन हमारे पास इसका उपयोग करने के लिए उन्नत तकनीकी ज्ञान अभी उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब है कि वैसे संसाधन जो हमारे पास है उसके बारे में पता भी है मगर कुछ तकनीकी हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है जिसका उपयोग करके हम उस संसाधन का उपयोग कर सकें। इसीलिए उस वस्तु को हम लोग भंडार करके रखते हैं यानी एक जगह में रखते हैं, उसे ही भंडार संसाधन कहा जाता है। चौथा पढ़ना है संचित कोष। संचित कोष संसाधन यानी ये भंडार का एक हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन इनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इनका उपयोग भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल को बांधों में संचित करके भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए रखा गया है, जो अभी एक संचित कोष है। यानी इसका जो संचित कोष संसाधन है इसका उपयोग हम लोग भविष्य में करेंगे। कब करेंगे? भविष्य में करेंगे। अभी सिर्फ उपयोग हो रहा है तो विकसित संसाधन का उपयोग अभी वर्तमान में किया जा रहा है। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण और एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वह है प्रमुख सम्मेलन एवं आंदोलन।